हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल रमोनिका क्लासेज। जूलॉजी अब और आसान होगी, वो भी रमोनिका क्लासेज के साथ। अतः हमसे जुड़े रहिए और प्रत्येक वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है मेंडलवाद का विस्तारण और रूपांतरण, अर्थात एक्सटेंशंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ मेंडलिज्म। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो मेंडल के नियमों के अपवाद कौन कौन से हैं। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूजी एंड पीजी कोर्सेज की हो। तो शुरू करते हैं। आउटलाइन हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के प्रकार पढ़ेंगे हम। मल्टीपल एलील देखेंगे। घातक जीन क्या होती है इसके बारे में भी देखेंगे। कंपाउंड हेट्रोजाइगोट्स, संयुक्त विषम युग्मकता, ये कुछ विद्यार्थियों के लिए नया टॉपिक है, ये भी हम देखेंगे। एपिस्टेसिस, प्रबलता या जीनों की पारस्परिक क्रियाएं, जीन इंटरेक्शंस, इसकी हम परिभाषा देखेंगे। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। बहुजीनी लक्षण देखेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन देखेंगे, पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी के बारे में देखेंगे, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस और आनुवांशिक मात्रक प्रभाव, इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टाइप ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के प्रकार। देखो, हमने मेंडल के नियम पढ़े थे। मेंडल के जो नियम है, वहां पे हमने दो प्रकार के एलील देखे थे, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। वहाँ पे क्या है, मेंडल ने जो नियम दिए थे वो कंप्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल थे, पूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल थे। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल या उदाहरण हमें देखे गए जहाँ पर एक एलील पूर्ण प्रभाविता नहीं शो कर पाया हेट्रोजाइगस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? हेट्रोजाइगस कंडीशन, या दोनों एलील हेट्रोजाइगस अवस्था में अपने लक्षण प्रकट कर रहे हो। तो इस आधार पर डोमिनेंस को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है, कंप्लीट का मतलब जहां पे एक एलील हेट्रोजाइगस अवस्था में अपना पूरा लक्षण प्रकट करता हो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है वहां पे हेट्रोजाइगस अवस्था में डोमिनेंट एलील वाला अपना पूरा लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। दोनों एलीलों के बीच का जो लक्षण होता है वो प्रकट होता है। को डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों एलील अपना लक्षण प्रकट करते हैं, अपना फिनोटाइप प्रकट करते हैं हेट्रोजाइगस अवस्था में। यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूं या अपूर्ण प्रभाविता, हिंदी में कहूं तो अपूर्ण प्रभाविता, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। स्नैपड्रैगन के फूलों का रंग, एग प्लांट के फल का रंग और मुर्गी के पंखों का रंग, ये तीन एग्जाम्पल अपूर्ण प्रभाविता के हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, स्नैपड्रैगन के फूलों का कलर हम देख रहे हैं यहाँ आपके सामने, ये रेड फ्लावर है जिसका यदि हम जीनोटाइप देखें तो वो कैपिटल डब्ल्यू, यानी जो कैपिटल डब्ल्यू है वो डोमिनेंट एलील है और वो रेड फ्लावर के लिए जिम्मेदार है। ये यहाँ वाइट फ्लावर है, यहाँ इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है, यानी ये अप्रभावी एलील है और वाइट फ्लावर के लिए जिम्मेदार है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, तो जो हमारे पास F1PD प्राप्त होती है, उस F1PD में सारे के सारे पौधे पिंक फ्लावर यानी गुलाबी फूलों वाले प्राप्त हुए, गुलाबी फूलों के रंग वाले प्राप्त हुए। इनका जीनोटाइप हमें क्या मिला? कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। यानी जो फिनोटाइप हमें मिला
वो लाल रंग के फूल वाले और सफ़ेद रंग के फूल वाले के बीच का था। यानी यहाँ पर जो कैपिटल डब्ल्यू अपना जो प्रभावी एलील है अपना लक्षण पूरा प्रकट नहीं कर पाया और दोनों के बीच का लक्षण जो कि गुलाबी रंग है वो शो करा यहाँ पे। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? अपूर्ण प्रभाविता का। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार की प्रभाविता की बात करता हूं मैं, तो वो कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता। यानी यहाँ पर हेटेरोजाइगस अवस्था में दोनों एलील प्रभावी और अप्रभावी अपना लक्षण प्रकट करेंगे। यहाँ पे हम उसको अप्रभावी या प्रभावी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों हेटेरोजाइगस या विषम युग्मी अवस्था में अपना लक्षण प्रकट कर रहे हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। यहाँ पे MN ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे इसको जो कंट्रोल करती है वो कौन कौन सी जीन है? L जीन, LM और LN, ये दो एलील है। यहाँ पे ये इसकी होमोजाइगस अवस्था है LM LM। इसका यदि हम फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप हमारे पास कौन सा आ जाएगा? M ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस है दोनों। यहाँ पे दोनों एलील है, ये हेटेरोजाइगस अवस्था है। ये दोनों एलील है, ये LM और LN है। जब हेटेरोजाइगस अवस्था आती है तब जो लक्षण है दोनों का प्रकट होता है। यानी यहाँ पे M और N दोनों एंटीजन है। यानी ये जो जीन है वो M और N एंटीजन को कंट्रोल करती है, M N एंटीजन के लिए उत्तरदायी होती है। हेटेरोजाइगस अवस्था में M और N एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। वो हम कैसे पता लगाते हैं? हम टेस्ट करते हैं, एग्लूटिनेशन का टेस्ट करते हैं। एंटीजन के विरुद्ध यदि हम एंटी सिरा या एंटीबॉडी उसमें डाल देते हैं तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है और पता चल जाता है। यहाँ पे पहली कंडीशन हम देख रहे हैं, जब एंटी एम सिरा हम डालते हैं तब एग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाती है। यानी इसके जो अगेंस्ट एम एंटीजन उस सैंपल में प्रेजेंट है। एंटी एन सीरम डालने पर कोई एग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं होती, यानी एंटी एन या एंटीजन एन एब्सेंट है। तो इस वाले जीनोटाइप में सिर्फ एम एंटीजन प्रेजेंट है। जब हेटेरोजाइगस आता है तब एम और एन एंटीजन दोनों बनते हैं और दोनों में एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है। जब केवल एल एन होमोजाइगस स्थिति है उस स्थिति में केवल एन एंटीजन बनता है और वहाँ पे सिर्फ एन वाले एन एंटी एन सीरम वाले में एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है। तो इसको हम सीधा सा ऐसे समझ सकते हैं कि हेटेरोजाइगस अवस्था में जब दोनों एलील हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजीय अवस्था में रहते हैं तो दोनों अपना लक्षण प्रकट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हेटेरोजाइगस अवस्था है। इस अवस्था में दोनों एलील अपना लक्षण प्रकट कर रहे हैं। जो एल एम है वो एम एंटीजन को बना रहा है और जो एल एन है वो एन एंटीजन को बना रहा है। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस शो हो रही है, ये कोडोमिनेंस है। तो ये मेंडल के नियमों के अपवाद कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि मेंडल ने पूर्ण प्रभाविता बताया था, डोमिनेंस का लॉ दिया था, प्रभाविता का नियम दिया था। यहाँ पे ये उसके अगेंस्ट है। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं हम मल्टीपल एलील या बहुविकल्पी जीन। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल, बहुत सारे एलील, यानी एक ऐसी जीन जिसके बहुत सारे एलील हो। एक सीधा सा सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या और इसको ढंग से देखें तो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। सामान्यतया एक जीन के 2 एलील होते हैं, ये हमने देखा है। ये अब तक जो भी हम चैप्टर पढ़े उसमें मैंने आपको यही कंसेप्ट बताई है कि सामान्यतः एक जीन के 2 एलील होते हैं। लेकिन यदि एक जीन के एक से अधिक एलील हो तब उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील। इसके कई एग्जाम्पल है जिसमें से मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूँ। कोट कलर ऑफ रैबिट, चूहे में खाल का रंग या बाहरी त्वचा का रंग कह सकते हो,
ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में ABO रुधिर वर्ग। ये दो एग्जाम्पल, दोनों को हम समझते हैं। पहले देखते हैं हम कोट कलर ऑफ रैबिट। रैबिट के अंदर कोट कलर, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 प्रकार के आपको रैबिट यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे नीचे वाइल्ड टाइप यानी जंगली, ये मूल जंगली जीनोटाइप वाला है। इसका जीनोटाइप है C+C+। यहाँ पे इसकी 4 एल है। कौन कौन से? C+ है, C ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट है CH, फिर C और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट H, और चौथा है स्मॉल c। तो ये 4 प्रकार के एलील हैं। अब इन एलील के संयोजन से यहाँ हमारे पास 4 प्रकार के फिनोटाइप हमें प्राप्त हो रहे हैं। वाइल्ड टाइप, चिंचिला, हिमालय और एल्बिनो। 4 प्रकार के माइसिन के त्वचा का रंग 4 प्रकार का है। ये C+C+ ये प्रभावी एलील है। यदि हम इनका क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा है? C+C+। उसके बाद जो प्रभाविता क्रम है वो देखते हैं। फिर इसके बाद आता है CH। ये क्या? इसमें ब्लैक टिप्स बॉडी में पाए जाते हैं सफ़ेद हेयर के साथ, वाइट हेयर विथ ब्लैक टिप्स ऑन द बॉडी। तीसरा वाला है CH। यहाँ पे ये देखो जो ईयर है ये कहाँ पाए जाते हैं? इसके जो कान है वहाँ पे ब्लैक हेयर पाए जाते हैं बाहर की तरफ। जो लास्ट वाला है पूरी बॉडी के ऊपर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, स्मॉल सी। तो ये मल्टीपल एलील है। एक ही जीन है, सी जीन है, एक आप ये कह सकते हो कि एक सी जीन है और सी जीन के ही कई एलील है यहाँ पर। अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल, ABO ब्लड ग्रुप। यहाँ पर एक जीन के 3 एलील है, I, A, I, B और स्मॉल I। 3 यहाँ पे एलील है। और यहाँ इसकी यदि हम प्रभाविता क्रम देखें कि कौन सा एलील ज़्यादा प्रभावी है, तो वो ऐसे होगा IA बराबर IB इज ग्रेटर देन स्मॉल I। यानी ये दोनों जीन है IA और IB, ये इनकी प्रभाविता समान है। यानी ये जब दोनों एक साथ आएगी तो दोनों अपना लक्षण प्रकट करेगी। यानी ये एक तरह से को डोमिनेंस है। IA और IB क्या है? को डोमिनेंस। अब इनका हम देखते हैं कि संयोजन से कौन कौन से ब्लड ग्रुप बनते हैं, ये आप सबको पता है। फिर भी एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे IA या IA-I0 यदि कंडीशन आती है तब ब्लड ग्रुप ए होता है। ए ब्लड ग्रुप का मतलब वहाँ पे एंटीजन केवल ए होता है। IB और IB-I आता है तब उस स्थिति में ब्लड ग्रुप बी होता है और केवल बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। IA-IB या IA-IB दोनों का एक ही मतलब। यदि ये कंडीशन आती है उस स्थिति में A-B ब्लड ग्रुप होता है और एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं। जब स्मॉल आई एलील आते हैं उस स्थिति में ब्लड ग्रुप O होता है और एंटीजन कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये ABO ब्लड ग्रुप है। ये मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल है। इसको आप आराम से समझा सकते हैं, एग्जाम में आते हैं तो आराम से, कोई बहुत बड़ा जटिल क्वेश्चन नहीं है, सरल है, आसान है, आराम से समझ सकते हो। हम आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लेथल एलील यानी घातक जीन। अब इसको घातक क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसा एलील है जो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस अवस्था में एक जीव की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। मृत्यु का कारण, डेथ का कारण। तो ऐसा एलील जो मृत्यु का कारण बनता है वो कभी बन सकता है? सामान्यतया परिवर्तन की शुरुआती अवस्थाएं जैसे जन्म से पूर्व
जन्म होने से पूर्व ही वो उस जीव मर जाता है। यदि वो एलील उस जीव में उपस्थित है, तो वो जीव मर जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि ज़्यादातर ये जो जीनोटाइप है वो प्रोजेनी में अपीयर नहीं होता है। प्रोजेनी बड़ी होने से या मैच्योर होने से पहले ही वो जीव मर जाता है। तो वो जीन घातक जीन कहलाता है। इसके कई एग्जाम्पल और कई टाइप है। यदि हम टाइप की बात करें तो घातक एलील 2 प्रकार के हो सकते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट। यहाँ रिसेसिव और डोमिनेंट जो शब्द यूज किए वो लेथल जीन के लिए यूज किए गए हैं, लेथल एलील के लिए यूज किए, ना कि फिनोटाइप के संदर्भ में। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट या कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं आपको वो चीज़ क्लियर करके जाऊंगा। रिसेसिव या अप्रभावित घातक जीन कौन सी होती है? वो लेथल जीन जो केवल होमोजाइगस अवस्था में ही जीव की हत्या का कारण बनती है। कौन सी अवस्था में? होमोजाइगस, सिर्फ होमोजाइगस अवस्था में। अब वो एलील डोमिनेंट फिनोटाइप प्रदर्शित करने वाला हो सकता है या रिसेसिव फिनोटाइप प्रेजेंट करने वाला हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब उससे है कि उसकी होमोजाइगस अवस्था में ही जीव की हत्या होती है। डोमिनेंट लेथल एलील के अंदर उस जीव की हत्या होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था में हो जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे हमें इस चीज़ पे गौर नहीं करना है कि फिनोटाइप डोमिनेंट वाला है या रिसेसिव वाला है। वो संदर्भ हम यहाँ नहीं ले रहे। हम सिर्फ इतना ध्यान रख रहे हैं कि होमोजाइगस अवस्था में यदि केवल होमोजाइगस अवस्था में यदि जीव की हत्या होती है तो वो रिसेसिव लेथल एलील कहलाता है, और जो एलील होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था में जीव की हत्या का कारण बनता है वो डोमिनेंट लेथल एलील कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखो, मैंने एक एग्जाम्पल उदाहरण लिया है। ये माइस के अंदर कोट कलर है त्वचा का, ये येलो कलर है, ये भी येलो कलर है। मैंने 2 ऐसे माइस लिए हैं जो येलो कलर के और हेटेरोजाइगस अवस्था में है। यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट एलील है और येलो कलर शो करता है, ठीक है। और जो स्मॉल वाई है वो अप्रभावी एलील है, वो वाइट या नॉन येलो कलर शो करता है। जब इनके बीच क्रॉस कराया हमने तो 2 फ्रैगमेंट बने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फर्टिलाइजेशन हुआ, होने के बाद में जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है या F1 जनरेशन हमें प्राप्त होती है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आप जो हमें एक्चुअल में जो रेशियो में मिलना चाहे तो वो क्या होता है? 1:1। यदि हमारे पास एक्चुअल रेशियो हमें प्राप्त मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग, सेग्रीगेशन के नियम और स्वतंत्र अफ्यून के नियम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, जो रेशियो वो क्या प्राप्त होना चाहिए? 1:1 का। क्यों? क्योंकि सामान्य स्थिति में क्या कौन-कौन से यहाँ पे हमें जीनोटाइप मिलेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल वाई 1 मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 और स्मॉल वाई 1। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल वाला है वो क्या हो जाता है? डेड, मर जाता है। तो एक्चुअल में हमें जो फिनोटाइप प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? 2:1, यानी 2:1 रेशियो में मिलते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाला और स्मॉल वाई वाला। ये जो ही जीनोटाइप हमें F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई वाला मर जाता है। तो ये होमोजाइगस स्थिति है। ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। इस कंडीशन में इसकी मृत्यु हो गई। हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं हो रही है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे ये नहीं मर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो होमोजाइगस कंडीशन इस एलील की कैपिटल वाई, तो यहाँ पे जो कैपिटल वाई है ये क्या है? घातक जीन है। इसका फिनोटाइप डोमिनेंट वाला है, यानी ये येलो कलर शो करता है वो डोमिनेंट है। लेकिन ये जीन है घातक जीन, वो कौन सी वाली है? रिसेसिव लेथल एलील। ये रिसेसिव लेथल एलील है क्योंकि ये केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही मर रहा है, जीव को मृत्यु के कारण बनती है, जीव के मृत्यु का कारण बनती है। यदि ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था में जीव के मृत्यु का कारण बनती, तब इसको हम डोमिनेंट लेथल एलील कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई।
आगे चलते हैं। अगले टॉपिक की बात करता हूँ, कंपाउंड हेट्रोजाइगोट्स या संयुक्त विषम युग्मता। एक हेट्रोजाइगोट्स होती है, हेट्रोजाइगोट आप जानते ही हो, दो एलील की बात करते हैं, यदि एक प्रभावी वाला कैपिटल ए और स्मॉल ए यदि कंडीशन आ रही है तो वो हेट्रोजाइगस होती है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड हेट्रोजाइगस कौन सी होती है? कई बार क्या होता है कि जो रिसेसिव एलील होता है, जो स्मॉल ए वाला है, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया। वो किसी भी कारण से हो सकता है, वातावरणीय कारण से हो सकता है या किसी और कारण से हो सकता है। यदि इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, उस म्यूटेशन से इसकी जो फिनोटाइप है, अब वो म्यूटेशन होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना लक्षण प्रकट करे। कहने का मतलब जैसे कोई डिजीज हो रही है, जैसे यहाँ पे मैंने लिए सिस्टिस फिब्रोसिस। ये डिजीज, ये CFTR एक लोकस है, यानी ये यहाँ पर वो जीन स्थित है। इस जीन का जो रेसेसिव वाला पार्ट है उसके अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, कई म्यूटेंट फॉर्म बन जाती है। लेकिन वो दोनों, ये जैसे ये क्रोमोजोम है, दो क्रोमोजोम है, यहाँ पे है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, इसमें म्यूटेशन हो गया ए, मैं इसको AT कह रहा हूँ, AT स्मॉल, इसको AR कह रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों जब दो एक साथ आ रहे हैं, AT और AR म्यूटेंट फॉर्म, उस एलील की म्यूटेंट फॉर्म जब एक साथ आ रहे हैं होमोजाइगस, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तब इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड हेट्रोजाइगोट या संयुक्त विषम युग्मता। एक ऐसा जीव, देखो यहाँ पे है, एक ऐसा जीव एन इंडिविजुअल हु कैरी टू डिफरेंट एलील, जो दो अलग अलग एलील रखता है या कंटेंट कैरी करता है। वो कौन से हो सकते हैं, म्यूटेंट और डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन के म्यूटेंट और डिफेक्टिव फॉर्म दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेम रिसेसिव फिनोटाइप। रिसेसिव फिनोटाइप की बात हो रही है, रिसेसिव का मतलब केवल होमोजाइगस अवस्था में ही उस रिसेसिव एलील की होमोजाइगस, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजाइगस है उस एलील के लिए, क्योंकि अलग अलग म्यूटेंट फॉर्म है ना, इसलिए वो हेट्रोजाइगस है। ये जैसे AT और AR, ये दोनों मिलके सिस्टिस सिस्टिस फिब्रोसिस रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तब ये क्या है, संयुक्त विषम युग्मता। डिफरेंट डिफेक्टिव एलील एट द CFTR locus कैन कॉज सिस्टिस फाइब्रोसिस। ये इसका एग्जाम्पल हो गया एक तरह से। इन सम पीपल दीज टू डिफेक्टिव एलील आर आइडेंटिकल, मीन्स इन होमोजाइगस कंडीशन। बहुत कम लोगों में ये होमोजाइगस स्थिति में आइडेंटिकल एलील, दोनों आइडेंटिकल एलील है। लेकिन अन्य पीपल में जिनमें सिस्टिस फिब्रोसिस है, उनके अंदर वो डिफरेंट एलील हेट्रोजाइगस अवस्था में है, वहाँ पे डोमिनेंट एलील नहीं है। ये रिसेसिव लक्षण प्रकट कर रहे हैं, वो वाले म्यूटेंट फॉर्म में जो रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण प्रकट करते हैं, तो उनको संयुक्त विषम युग्मता कहते हैं। ये संयुक्त विषम युग्मता होती है। आगे के टॉपिक की बात करते हैं, जीन इंट्रैक्शन या एपिस्टेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रबलता। हिंदी में किस नाम से आती है, प्रबलता। इसको हम अच्छे से एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बेसिक इंट्रो और परिभाषा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हमने प्रभाविता पढ़ी है, प्रभाविता और प्रबलता में अंतर है। प्रभाविता में क्या है, प्रभाविता हम एक एलील और दो, हम वहाँ पे एक जीन के दो एलील की बात करें, जैसे ये कैपिटल T है और ये स्मॉल t है, ये एक ही जीन के दो एलील है। यहाँ पे ये कैपिटल T डोमिनेंट किसके ऊपर, स्मॉल t के ऊपर, उसी जीन के या उसी सेम लोकस में। लेकिन जब हम प्रबलता की बात करते हैं तो वहाँ पे हम, जैसे ये कैपिटल T स्मॉल t है और ये दूसरी कैपिटल A स्मॉल a है, ये एलील इस एलील पे अपना प्रभाव यदि शो करे या इस जीन के लक्षण को दबा दे, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रबलता या एपिस्टेसिस। तो यहाँ पे एपिस्टेसिस की परिभाषा की बात करते हैं तो ए टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, एक इस प्रकार का जीनी पारस्परिक क्रिया या जीन इंटरेक्शन जिसमें एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट या प्रभाव या लक्षण को मास्क या हाइड या छिपा देती है, वो भी एट डिफरेंट लोकस, अलग अलग लोकस पे, सेम लोकस पे नहीं। सेम लोकस में तो फिर एक ही जीन हो गई, फिर वो
अलग लोकस पर, तब इसको हम क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस या प्रबलता। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। हमने मेंडल के द्विसंकर संकरण पढ़ा था, वहाँ पे हमने रेशियो क्या देखा था, 9 3 3 1। ये हमने रेशियो देखा था, ये बेसिक रेशियो है। यदि इससे रेशियो वेरी करता है तो वो क्यों करता है, वो प्रबलता के कारण करता है, या वातावरणीय कारकों के प्रभाव में जीनों का जो इंटरेक्शन है वो बदल जाता है, या जो फिनोटाइप है वो बदल जाता है, तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। यहाँ पे एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो 4 प्रकार की एपिस्टेसिस है या प्रबलता है। पहली बात करूँ मैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, अप्रभावी प्रबलता या सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि जो रिसेसिव एपिस्टेसिस शो करने वाले जीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूरक जीन कहते हैं, सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। तो इसका जो रेशियो आता है वो मैं क्या, जैसे यहाँ पे ये रेशियो निकालने के लिए वो कितना आता है, 9:3:4। यदि हमें ये रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रिसेसिव एपिस्टेसिस यानी रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो पिछली जो दो है 3 और 1 इसको हम जोड़ देते हैं तो 9:3:4 रेशियो हमारे पास आ जाएगा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का हम बात करें तो डोमिनेंट शब्द आ गया, प्रभावी है, तो शुरुआत के 9 और 3 हम जोड़ देंगे तो 12, इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 12 इसमें रेशियो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में रेशियो आ जाएगा 12:3:1, 12:3:1, इसको करेक्शन करते हैं हम 12:3:1। डुप्लीकेट रिसेसिव की बात करते हैं तो डुप्लीकेट रिसेसिव में डुप्लीकेट है 2 बार, तो पिछले 3 को हम जोड़ देंगे, 3:3:1 इसको एक साथ जोड़ देंगे तो 9:7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9:7। ये किसका आ जाएगा, थर्ड वाले का। फोर्थ वाले की बात करते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डुप्लीकेट डोमिनेंट का मतलब इसमें शुरुआत की 3 हम जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 और 3 15, 15:1, तो 15:1 आया। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना आप। सेकंड वाले का रेशियो क्या आ जाएगा, 12:3:1, और थर्ड वाले का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:7। ठीक है, इसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, आप सिर्फ इसको, इसकी परिभाषा और इसके टाइप यहाँ पे सिर्फ याद रख सकते हो। अगले टॉपिक की बात करते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर और पॉलीजेनी। पॉलीजेनी यहाँ इसका मतलब है बहुत सारे जीन, कैरेक्टर का मतलब लक्षण, तो एक ऐसा लक्षण है जो बहुत सारे जीन के द्वारा कंट्रोल होता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक कैरेक्टर या पॉलीजेनी। वहन एक कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिटरमाइंड बाय मेनी जीन एट डिफरेंट लोकाई, देन इट इज कॉल्ड polygenic character and this phenomenon called as polygyny। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ह्यूमन हाइट में, इसकी पहले भी बात कर चुका हूँ, एक मैंने वीडियो में आपको ह्यूमन हाइट के बारे में बताया था। ह्यूमन हाइट को बहुत सारी जीन मिलकर कंट्रोल करती है, ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसको हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन और प्लियोट्रोपी। ये इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे एक जीन बहुत सारे लक्षणों को कंट्रोल करती है। ऊपर वाले में हमने देखा कि एक लक्षण बहुत सारे जीनों से कंट्रोल होता है, इसका जस्ट उल्टा। तो ए प्लियोट्रोपिक जीन कौन सी होती है, जो बहुत सारे कैरेक्टर या लक्षण को कंट्रोल करती है। द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल जीन टू इन्फ्लुएंस मल्टीपल फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। ठीक है, बहुत सारे जीन वो प्लियोट्रोपी शो करती है, प्रदर्शित शो करती है। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये एक डिजीज है जो किसका एग्जांपल है, प्लियोट्रोपिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फिनाइल कीटोन्यूरिया कई लक्षण प्रकट करता है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक असामान्यता या अक्षमता, नीली आंखें,
स्किन का लाइट कलर। तो ये कई लक्षण हैं, ये सारे लक्षण सिर्फ एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है और वो जीन होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज। ये होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज यानी होमोजाइगस अवस्था में ये फिनाइलकेटोन्यूरिया होता है और ये सारे जो लक्षण है वो इस जीन के द्वारा शो होते हैं। ये प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल है। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, पेनिट्रेंस या एक्सप्रेसिविटी। पेनिट्रेंस या एक्सप्रेसिविटी ये क्या चीज़ है? पेनिट्रेंस यानी भेदन क्षमता। आप यदि इसको हिंदी में कहें और दूसरा नाम हो सकता है, मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो भेदना, किसी चीज़ को भेदना। या एक्सप्रेसिविटी मतलब किसी चीज़ का प्रदर्शित होना, शो होना। तो ये जेनेटिक्स के संदर्भ में हम इसको कैसे क्या कहेंगे? परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स यानी जीवों की संख्या विथ ए पर्टिकुलर जीनोटाइप, एक जीनोटाइप, एक विशेष जीनोटाइप के जीवों की संख्या that express the phenotype expected of that genotype is called penetrance। यानी इसका मतलब ये है कि कोई विशेष जीनोटाइप है, उस पॉपुलेशन में वो कितना एक्सप्रेस हो रहा है, उसका कितना फिनोटाइप शो हो रहा है, कितनी मात्रा में शो हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? पेनिट्रेंस कहते हैं। जैसे ब्लू कलर वाले है, जितने भी ब्लू कलर वाले जीन है, यदि पॉपुलेशन में सारे ब्लू कलर वाले जीन अपना फिनोटाइप प्रदर्शित कर रही है, यानी 100 जीव है जिसका जीनोटाइप ब्लू आई वाला है, तो सारे के सारे ब्लू आई वाले हो गए। इसका मतलब सारे के सारे जीनोटाइप फिनोटाइप शो कर रहे हैं, 100 जीनोटाइप वाले 100 फिनोटाइप शो कर रहे हैं, तो वो पेनिट्रेंस है। वो मतलब परसेंटेज है इसकी, 50 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, जो शो करे तो वो पूर्ण कंप्लीट पेनिट्रेंस है। वो कम कर रहे तो इनकम्प्लीट है, उसकी यदि परसेंटेज कम हो रही है तो इनकम्प्लीट है। एक्सप्रेसिविटी कितनी है, मतलब कितनी मात्रा में वो हो रही है। जैसे ह्यूमन हाइट है, तो हाइट में जैसे 5 फुट, 5.5, 6, 7, 4.5, तो वो उसकी मात्रा है वो कितनी है, वो एक्सप्रेसिविटी है। इसको हम अलग से समझेंगे भी एक डायग्राम से। एक्सप्रेसिविटी की परिभाषा देखें तो एक्सप्रेसिविटी इज द डिग्री टू विच ए ट्रेट इज एक्सप्रेस। एक लक्षण कितनी मात्रा में शो हो रहा है, उसका अमाउंट मात्रा में। तो एक तरह से पेनिट्रेंस हो क्वांटिटेटिव एक मेजरमेंट है, एक तरह से एक्सप्रेसिविटी का। हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, हवाईयन हनी ईटर्स। हवाईयन हनी ईटर्स, इसकी जो एग उसका कलर का एग्जाम्पल है। इसके एग का कलर है वो एक जीन है BLU, जिसके द्वारा कंट्रोल होता है। इसका जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल B, वो ब्लू एग कलर के लिए जिम्मेदार है, और इसका जो स्मॉल वाला B है वो वाइट एग कलर के लिए जिम्मेदार होता है। जब हमने प्योर ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस एलील कैपिटल B वाले जीव का जब हमने स्मॉल बी वाले बर्ड से क्रॉस कराया, तो जो हमारे पास हेट्रोजाइगस जो कैपिटल B और स्मॉल b वाले जो एग कलर वाले जितने भी हमारे पास हवाई हनी ईटर्स हमारे पास F1 जनरेशन में प्राप्त हुए, यदि उनके अंदर हम एग का कलर देखें तो वो वेरी कर रहा है, पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 है। यहाँ पर देखो टोटल 9, जिसमें से 4 वाइट कलर वाले एग है, जबकि उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल B स्मॉल b। जीनोटाइप तो कैपिटल B स्मॉल b है इनका, लेकिन ये वाइट एग, इनका एग कैसा है? वाइट कलर का है। यानी इन एग के अंदर उस जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ पूरी तरह, पेनिट्रेंस नहीं हुई। तो यहाँ पे पेनिट्रेंस वेरिएबल कर रही है, ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सप्रेसिविटी देखते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो, इनके अंदर जिनके अंदर एग ब्लू एग वाला प्रकट हुआ है वो पूरा है, मतलब अमाउंट पूरी अमाउंट में, तो वहाँ पे एक्सप्रेसिविटी पूर्ण है, पूरी है। और यहाँ पे एक्सप्रेसिविटी 0 है, क्योंकि वहाँ पे ब्लू कलर शो नहीं हुआ।
दूसरे एग्जांपल में देखते हैं वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। यहाँ पे देखो सारे के सारे ब्लू वाले हैं, तो पेनिट्रेंस तो पूरी कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेसिविटी देखो इसमें अमाउंट ज़्यादा है। ये हल्का ब्लू है, ये भी हल्का ब्लू है, ये पूरा ब्लू है, ये पूरा ब्लू है, ये हल्का ब्लू है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेसिविटी है, डिग्री है उस ब्लू कलर की, वो वेरी कर रही है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेसिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिविटी। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे पेनिट्रेंस भी है और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी भी है, यानी यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी दोनों है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन के हाथों को देखा होगा। तो उनका जो राइट हैंड है उसमें आपने देखा होगा 6 अंगुलियां हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली, इसको हम पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का। यानी जो 6 अंगुली वाला जो लक्षण है वो एक डोमिनेंट एलील द्वारा शो होता है, लेकिन वो पूरी पॉपुलेशन में शो नहीं होता। वो 10 से 20% या 5% पॉपुलेशन में ही वो अपना लक्षण प्रकट कर पाते हैं, अर्थात वो वहाँ पे उस जीन के लिए इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, वो लक्षण इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस की श्रेणी में आता है। तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है। एक हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रवी वंशागति। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो साइटोप्लाज्म के द्वारा जो फिनोटाइप प्रदर्शित होता है उसकी बात करते हैं। हम ऐसी जीन की बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्थित होती है। अब आपने इनिशिएशन पढ़ा होगा, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, वो जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से आता है? वो एग से आता है। जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है वो एग से आता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म जीन है वो कहाँ से आई? फिर वो एग से आई, क्योंकि स्पर्म में तो सिर्फ केंद्रक है, साइटोप्लाज्म तो नहीं होता है, वहाँ सिर्फ केंद्रक होता है। तो केंद्र की जीन, केंद्रीय जीन होती है, जो न्यूक्लियर जीन होती है वही स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है। साइटोप्लाज्मिक जीन सिर्फ एग कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन, माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वंशागति। साइटोप्लाज्मिक मेल एक्सटर्निटी CNS, ये भी एक इसका एग्जांपल है। एक एग्जांपल इसका है इनहेरिटेंस ऑफ लीफ वेरिगेशन इन द 4 o'clock प्लांट। एक 4 o'clock प्लांट होता है जिसके जो लीफ का जो कलर है, कलर वेरिएशन है, वो भी एक तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। इन टॉपिक को जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, तो फिर इन एक एक टॉपिक में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे इन चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे। पहले कोर्स के हिसाब से, जीपीजी के हिसाब से इससे ज़्यादा आपके नहीं आने वाला। तो आपको सिर्फ इनकी कंसेप्ट और परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करता हूँ मैं जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। ये जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट क्या है? कई बार हम जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट और साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस को एक ही समझ लेते हैं। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म जीन होती है वो ट्रांसफर होती है प्रोजेनी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट है, यहाँ पे जो इसका जो प्रोजेनी या जो संतान का जो जीनोटाइप है वो मुख्यतः पेरेंट्स में माता के जीनोटाइप से, जो प्रोजेनी का संतान का जो फिनोटाइप है, एक्चुअली में जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप, वो माता के जीनोटाइप से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? माता के जीनोटाइप से। यदि फिनोटाइप ऑफ एप ऑफस्प्रिंग, फिनोटाइप ऑफ एन ऑफस्प्रिंग यानी संतान, इसका यदि खुद के जीनोटाइप से ना होके माता के जीनोटाइप से, वो भी किसे? न्यूक्लियर जीनोटाइप। यहाँ पे न्यूक्लियर जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे केंद्रक के जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्मिक के जीनोटाइप की बात, साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात नहीं कर रहा, साइटोप्लाज्म में स्थित जीन की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ। तो ये इस संदर्भ में साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस से अलग है। तो फिर से देखते हैं, ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप माता के जीनोटाइप से निर्धारित होता है, तब इसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। हालांकि द जीन आर इनहेरिटेड फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स,
हालाँकि वो जीन दोनों ही पेरेंट्स से हाफ़ हाफ़ आती है। लेकिन जो फ़िनोटाइप है वो सिर्फ़ माता के जीनोटाइप से निर्धारित होता है। जो माता का जीनोटाइप होता है वही प्रोजेनी का फ़िनोटाइप होता है। कैसे? इसको एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, एक घोंघा है लिमनिया, जिसके अंदर इसके जो सेल है, कवच है, उसका जो कॉइलिंग है वो लेफ़्ट है या राइट है, वो डिपेंड करती है एक जीन के ऊपर। और इसका जो जीनोटाइप है, इसका जो फ़िनोटाइप है, वो माता के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। कैसे? यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ, 2 प्रकार से यहाँ पर डेक्स्टर यानी राइट कॉइलिंग होती है उसको डेक्स्ट्रल बोलते हैं, और जो लेफ़्ट की तरफ होती है उनको सिनिस्ट्रल बोलते हैं। यहाँ पे मैं 2 स्नेल ले रहा हूँ, डेक्स्ट्रल ये पिता हो गया और सिनिस्ट्रल ये माता हो गई। इनके बीच में जब हम फर्टिलाइज़ेशन करवाते हैं, इसका जीनोटाइप है डेक्स्टर के लिए कैपिटल एस प्लस डोमिनेंट फिनोटाइप हो यहाँ डोमिनेंट, और उसको तो हमें लेना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अपवाद है एक तरह से। तो यहाँ पे हम उसको दूसरे शब्दों में देख रहे हैं, एस प्लस है वो डेक्स्ट्रल के लिए जिम्मेदार है, डेक्स्ट्रल फिनोटाइप के लिए जिम्मेदार है। और जो केवल एस है वो सिनिस्ट्रल के लिए जिम्मेदार है, यदि जीनोटाइप की बात करें। तो यहाँ पे जो माता का वो जीनोटाइप है वो स्मॉल एस एस, और जो पिता का जो जीनोटाइप है डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है वो एस प्लस है। इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल एस प्लस और स्मॉल एस। लेकिन इसका फिनोटाइप हमें क्या मिला, फिनोटाइप हमें मिला सिनिस्ट्रल। जीनोटाइप के हिसाब से तो फिनोटाइप डेक्स्ट्रल होना चाहिए, लेकिन ये फिनोटाइप किससे निर्धारित होता है, माता के जीनोटाइप से। तो माता का जीनोटाइप क्या है, एस एस। तो एस एस क्या शो करेगा, सिनिस्ट्रल। तो एस एस यहाँ पे, तो इसलिए इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, सिनिस्ट्रल। और आगे देखते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, एस एस के बीच में सेल फर्टिलाइजेशन करवाया, एस प्लस और एस। यदि एस प्लस एस एस के बीच में सेल फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमारे पास जीनोटाइप कौन कौन से प्राप्त होंगे, एस प्लस एस प्लस, एस प्लस एस और स्मॉल एस। ये हमारे पास जीनोटाइप है। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप के हिसाब से फिनोटाइप शो नहीं हो रहा है। फिनोटाइप किसके हिसाब से शो हो रहा है, माता के जीनोटाइप। तो माता का जीनोटाइप क्या है, एस प्लस एस। ये माता का जीनोटाइप है, क्योंकि सेल फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो माता और पिता दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे सेल फर्टिलाइजेशन में एस प्लस एस दोनों का सेम है, इसलिए माता का भी यही है। अब ये जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग फिनोटाइप क्या होना चाहिए, डेस्ट्रल। एस प्लस एस जीनोटाइप के हिसाब से क्या फिनोटाइप होना चाहिए, डेस्ट्रल। तो यहाँ पे इसलिए सारे के सारे ये क्या है, डेस्ट्रल। माता के जीनोटाइप एस प्लस एस है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग इस सारे के सारे एफ टू पी डी वाले डेस्ट्रल फिनोटाइप वाले हैं। इनका जीनोटाइप चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे एस प्लस है, यहाँ पे एस प्लस एस है, यहाँ पे स्मॉल एस। तो स्मॉल एस एक्चुअल में फिर इस जीनोटाइप के हिसाब से तो शो करना चाहिए सिनिस्टर, लेकिन माता का जीनोटाइप यहाँ एस प्लस एस, इसलिए इसने कौन सा शो किया, डेस्ट्रल शो किया। तो ये हमारे पास मैटरनल जेनेटिक इफेक्ट है, या मैटरनल, इसको आप इनहेरिटेंस भी कह सकते हो, जेनेटिक मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ये दोनों में अंतर है यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक मैटरनल इनहेरिटेंस या इफेक्ट। तो ये आज का हमारा चैप्टर है। इसमें मैंने कई सारी कंसेप्ट लिए और कुछ चीज़ें मैंने डीपली नहीं लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इसको अच्छे से याद करना, डीपली इसको आपको याद करना है। आगे मैं इसी का पार्ट एपिस्टेटिक्स या प्रबलता आपको पढ़ाऊंगा, वो एक पूरा चैप्टर होगा, क्योंकि उसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इसको अच्छे से याद करना है ताकि वो अभी आपके अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़, आप सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।